हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस में। हमने अभी तक क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो है पुष्पी पात्म में लैंगिक जनन का भाग 2 कर चुके हैं। आज हम भाग 3 देखेंगे। भाग 3 में आज हम लोगों को देखना है परागण। ठीक है दोस्तों, भाग 1 में हमने नर युग्मक का निर्माण पढ़ लिया और मादा युग्मक का निर्माण पढ़ लिया। अब नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की आवश्यकता है। नर तथा मादा दोनों मिलकर निषेचन करेंगे। तो निषेचन के लिए नर युग्मक को मादा युग्मक के पास लाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वह होती है परागण। परागण की क्रिया द्वारा नर युग्मक जो होता है मादा युग्मक के पास आता है। ठीक दोस्तों, तो हम देख लेते हैं परागण क्या होता है। ठीक, और देखते हैं। तो परागण जो होता है दोस्तों, परागण जो होता है परागण जिसे इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। परागण वह क्रिया है परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक दोस्तों, परागकण का मतलब इसमें मान लीजिए यहाँ परागकण होता है। परागकण का ये परागकण है, ये वर्तिकाग्र है मादा का। ये परागकण का यहाँ परागकण स्फुटित यहाँ से मतलब निखरेगा परागकण स्पुंडन की प्रक्रिया के दौरान। तो ऐसे ऐसे परागकण आएगा तो यहाँ मादा भाग के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया जो होती है, जहाँ तक जो जाने की क्रिया हो रही है दोस्तों, ये जो हो रही है जा रहे हैं, यही क्रिया जो होती है क्या कहलाती है? परागण। तो वही लिखा है परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक दोस्तों, हमने देख लिया कि परागण किसे कहते हैं। हमने देख लिया कि परागण किसे कहते हैं। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं परागण कितने प्रकार होते हैं। तो परागण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो स्वपरागण मतलब स्वपरागण किसे कहते हैं, चलो देख लेते हैं। स्वपरागण जो होता है एक ही पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। मतलब आप समझ में आया बच्चों? नहीं है, मतलब एक ही पुष्प के, मान लो एक पुष्प है, इतना एक ही पुष्प में नर भाग तथा मादा भाग दोनों हैं। तो एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निखर कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि एक ही पुष्प में नर भाग है मादा भाग है, तो नर भाग से नर युग्म निखर कर मादा के वर्तिकाग्र तक जो पहुँचने की क्रिया को जो कहते हैं उसी को स्वपरागण कहते हैं। एक ही पुष्प के नर भाग जो होते हैं उसी पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, यही क्रिया कहलाती है स्वपरागण। तो यही लिखा गया है कि एक ही पुष्प के परागकण का इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। कौन सा परागण? स्वपरागण कहते हैं। ठीक दोस्तों, हमने देख लिया स्वपरागण किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्वपरागण जो होता है 2 प्रकार से हो सकता है। स्वपरागण हमने देखा कि स्वपरागण जो होता है 2 प्रकार से हो सकता है, क्योंकि बच्चे अगर हम अभी स्वपरागण यहाँ तक पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जैसे कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार क्वेश्चन को किसी भी टॉपिक को डीपली समझने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए स्वपरागण को 2 भागों में बांट दिया हमने। किसने? स्वपरागण को हमने 2 भागों में बांटा। एक को स्वयुग्मक कहते हैं, एक को सजातीय पुष्प में परागण कहते हैं। इंग्लिश में से जिग्जोनोगेमी कहते हैं और इसे इंग्लिश में ऑटोगेमी कहते हैं। तो स्वयुग्मक और सजातीय पुष्पों में परागण कैसे होता है हम देख लेते हैं। स्वपरागण 2 भागों में बांटा गया, स्वयुग्मक तथा सजातीय पुष्पी। तो स्वयुग्मक में क्या होता है दोस्तों? स्वयुग्मक में उन्हें रखा गया है जिन्हें एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो यह क्रिया जो होती है स्वयुग्मक कहलाती है, ऑटोगेमी कहलाती है। लेकिन पर परागण क्या होता है दोस्तों? सजातीय पुष्प में परागण क्या होता है? सजातीय पुष्प में परागण यह होता है कि एक ही पौधे के किसी पुष्प
मतलब एक ही पौधे के यहीं पर एक ही पौधे में 2 पुष्प, मान लीजिए एक ही पौधे में 4 पुष्प आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो 4 पुष्प में से किसी एक पुष्प के परागकण, एक ही पौधे के किसी एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए। इसमें क्या था कि इसमें था कि उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर पहुँचे तो होता है स्वयुग्मक। देखिए इसमें कह रहा है उसी पौधे के किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को पर स्वसजाति पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक दोस्तों, सजाति पुष्पी परागण इसे कहते हैं। आप जान लीजिए सजाति पुष्पी परागण कैसे होता है। आपका डाउट खत्म होगा, मैं आशा करता हूँ डाउट आपका खत्म हो चुका होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कंपटीशन में, क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे होता है कि बताइए किसी एक ही पौधे के किसी एक पुष्प के परागकण का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। पर परागण तो बच्चे अधिकांश 19% बच्चे जो होते हैं पर परागण की क्रिया पर परागण लगा देते हैं। उनके पता क्योंकि सिर्फ इतना रट्टा लगाए रहते हैं कि एक ही पुष्प के परागकण, मतलब उनको इतना ही पता रहता है कि एक ही पुष्प में स्वपरागण होता है। इन्हें ही नहीं पता होता है कि एक पौधे के अंदर एक ही पौधे के जितने भी पुष्प हैं एक ही उसके परागकण किसी उस पौधे की किसी भी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो वह क्रिया भी स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण के कौन से भाग में? सजाति पुष्पी में आता है, जिसे जिग्जोनोगेमी कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आपको स्वयुग्म तथा सजाति पुष्पी समझ में आ चुका होगा। ठीक दोस्तों, अब हमें पढ़ना है स्वपरागण के लिए अनुकूलन, मतलब क्या विशेषताएं हमको पढ़ना है कि पुष्पों में कौन सी विशेषताएं, कौन सी अनुकूलन होनी चाहिए कि उस पुष्प में स्वपरागण होगा। मतलब उस पुष्प में कौन कौन से ऐसे गुण पाए जाए हैं कि उस पुष्प में स्वपरागण हो। तो हम इसके लिए हमको देखना होगा, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि पहला कंडीशन है कि स्वपरागण के लिए पुष्प को उभयलिंगी होना चाहिए। उभयलिंगी मतलब 2 लिंगी होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होनी चाहिए। उभयलिंगी मतलब नर तथा मादा भाग एक ही पुष्प के अंदर पाए जाएं। तो स्वपरागण होने के लिए पुष्प में क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि पुष्प उभयलिंगी होना चाहिए, 2 लिंगी होना चाहिए। साथ साथ क्या होना चाहिए कि पुष्प समकालपकता होनी चाहिए। पुष्प के नर भाग पुष्प के नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों साथ साथ मतलब परिपक्व हों। नहीं तो मान लीजिए वर्तिकाग्र है, ये बाद में परिपक्व हुआ तब भरे में, जब ये परिपक्व हुआ तब भरे में वर्तिकाग्र जुड़ा जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? स्वपरागण होगा नहीं। फिर एक ही राय है कि ये तो परागण होगा नहीं, ये तो आएगा तो किसी दूसरे पुष्प के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प का परागण आएगा, तो ऐसे तो वो तो पर परागण में आ जाएगा। तो स्वपरागण होने के लिए दोस्तों क्या कंडीशन होनी चाहिए कि स्वपरागण होने के लिए पुष्पों में समकालपकता होमोगेमी होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, समकालपकता दोनों नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों साथ साथ परिपक्व होने चाहिए। ठीक दोस्तों, तभी स्वपरागण होगा। तो स्वपरागण के 2 कंडीशन हो गई, एक पुष्प 2 लिंगी होने चाहिए, दूसरे पुष्प समकालपकता होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, पुष्प समकालपकता एग्जाम्पल जैसे आप मिराविलिस जलापा में दोनों पुष्प के नर भाग तथा मादा भाग साथ साथ परिपक्व होते हैं। तथा आप पुष्प उभयलिंगी में आप पुष्प के उभयलिंगी के लिए आप किसी जैसे गुड़हल जैसे इंग्लिश इसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस है, हिबिस्कस। ठीक दोस्तों, और आप सरसों को पुष्प देखिए, उसमें नर भाग तथा मादा भाग दोनों पाए जाते हैं, वो भी उभयलिंगी होता है। ठीक दोस्तों, तो आप इसी तरह देख लेते हैं। तीसरा इसका वो है दोस्तों, क्या कहते हैं, समकालपकता होनी चाहिए। बस इसकी विशेषताएं इतनी ही होनी चाहिए। और एक तीसरी विशेषताएं होनी चाहिए कि पुष्प अनुमीलिता हो, मतलब इनमें से
कोई दो कैरेक्टर अगर उस पुष्प में अगर हो, दो कैरेक्टर शो करता हो पुष्प इनमें से, इन तीनों में से, तो वह पुष्प जो होता है स्वपरागण के योग्य होता है। उसमें 90% उम्मीद होती है कि उसमें उस पुष्प में स्वपरागण ही पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरी कंडीशन है पुष्प अनुमीलिता। अनुमीलिता माने जिसे इंग्लिश में क्लिस्टोगैमी कहते हैं, क्लिस्टोगैमी कहते हैं। अनुमीलिता मतलब पुष्प जो होते हैं वो बंद ही रहते हैं, पुष्प के बादल और दलपुंज जो होते हैं ऐसे पैक ही रहते हैं, ऐसे पैक रहते हैं। आप आइकॉन ऊपर देखिए, आपको यहीं दिखाई देगा कैसे क्लिस्टोगैमी पुष्प बंधे होते हैं, आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा, आप देखिए कैसे होता है। ठीक दोस्तों। तो अनुमीलिता जो होती है, अनुमीलिता पुष्प बंधे होते हैं तो उसमें नर भाग तथा परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र दोनों बंधे हो रहते हैं एक पुष्प के अंदर, तो उसमें निश्चित होगा स्वपरागण हो, क्योंकि बाहर से परागण आ नहीं सकता। तो ऐसे पौधों में तीन कैरेक्टर जो तीनों में से कोई अगर दो कैरेक्टर किसी पुष्प में पाया जाएगा तो वह निश्चित रूप से उस पुष्पों में स्वपरागण होगा। ठीक दोस्तों। स्वपरागण हमने देखे। अब स्वपरागण के क्या होते हैं हम देखते हैं, स्वपरागण के महत्व क्या होते हैं। ठीक दोस्तों। स्वपरागण के महत्व क्या क्या होते हैं, तो स्वपरागण होने वाले पुष्पों में दोस्तों क्या होते हैं, जिन पुष्पों में स्वपरागण होता है उन पुष्पों में ये महत्व पाए जाते हैं कि परागण की क्रिया सुनिश्चित होती है। उन पुष्पों में क्या होता है दोस्तों, उन पुष्पों में जो होता है परागण निश्चित होता है कि उन पुष्पों में परागण होगा। ठीक दोस्तों। एक विशेषताएं पाई जाती हैं। दूसरी होती है कि समयुग्मन संतति बनेगी, और स्वपरागण के द्वारा बनने वाली जो संतति होती हैं वो अपने मातृ के समान होती हैं, मातृ संतति के समान होती हैं। ठीक दोस्तों। मतलब अगर उनकी माता के अंदर जो कैरेक्टर पाया जाता है वही कैरेक्टर स्वपरागण के दौरान जो संतति बनती हैं वही गुण सेम टू सेम गुण 100% गुण सभी गुण जो होते हैं स्वपरागण करने वाले पुष्पों में चले जाते हैं। ठीक दोस्तों। एक गुण पाया जाता है, स्वपरागण के महत्व होते हैं कि अगर हमें किसी गुण को बनाए रखना है तो हमें स्वपरागण पुष्पों में कराना होगा, क्योंकि अगर हम पर परागण करेंगे तो बाहरी गुण आ सकता है उस पादप में, तो इसलिए स्वपरागण से हम किसी भी समयुग्मता, किसी विशेष लक्षण को हम कई समय तक बनाए रख सकते हैं। ठीक दोस्तों। दूसरी, पुष्पों को आकर्षण होने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी महत्व होता है कि पुष्पों को रंग बिरंगे होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनमें परागण निश्चित होता है। और पुष्प रंग बिरंगे क्यों होते हैं, क्योंकि वो परागण कीटों को आकर्षित हो सके और जिससे कीटों के द्वारा परागण वर्तिका पर आए और ताकि परागण क्रिया हो जाए। तो हमें इस स्वपरागण में किसी पुष्प को रंग बिरंगे होने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक दोस्तों। तो एक महत्व होते हैं स्वपरागण के। अब स्वपरागण के आप महत्व जान लीजिए, तो आप लिख लीजिए स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं। महत्व तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो स्वपरागण के लाभ ये तो होते हैं। ठीक दोस्तों। अब होते हैं स्वपरागण की हानि क्या क्या होते हैं। स्वपरागण के हानि क्या क्या होते हैं, तो स्वपरागण के हानि में नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं। स्वपरागण मतलब इसमें लाभ है तो कुछ में कुछ हानि भी होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना है, किसी चीज़ का पॉजिटिव है तो नेगेटिव अवश्य, बिना नेगेटिव पॉजिटिव की कोई भी चीज़ बैलेंस होगा नहीं। तो इसलिए इसमें दोस्तों जो होता है स्वपरागण के लिए स्वपरागण में कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि हम आपको दिखा दें स्वपरागण पुष्पों में क्या क्या हानियां होती हैं हम देख लेते हैं। इसमें नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं। जो स्वपरागण पुष्प होते हैं, पुष्प करते हैं, जो स्वपरागण करने वाले पादप होते हैं उनमें नए लक्षण नहीं विकसित होते। जो उनके पुराने लक्षण 70 साल के पुराने लक्षण हैं वही लक्षण सीधे उनके पैतृक में चले जा रहे हैं। तो समय के साथ नए लक्षण आने आवश्यकता है, क्योंकि 70 साल उनके पैतृक जो गुण रखते थे उस समय, आज इस समय वही परंपरा लेकर चल रहे हैं। तो मतलब उनको डिजिटल समय के साथ बदलना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होता। इनके नए लक्षण विकसित नहीं होते इनके पादपों में, तो नए लक्षण विकसित नहीं होते। दूसरा क्या है, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इनमें रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता जो होती है कम होती है, उसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक दोस्तों। मतलब अगर इनके ऊपर कोई वायरस कोई आक्रमण कर ले इन पादपों के ऊपर, उनके प्रति इनमें लड़ने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, तो ये पुष्प नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा, त्रुटिपूर्ण लक्षण बाहर नहीं निकल जा सकते। मान लीजिए किसी पुष्प के
कोई मतलब कोई रोग हो गया, ठीक है, किसी पादप के, तो वह रोग जो होता है स्वपरागण के जरिए वह रोग उसके संतति में भी चला जाता है, क्योंकि ये समयुग्मनजी संतति बनाते हैं। समान युग्मन जो इनके लक्षणों के वही लक्षण अपने संतति को देते हैं। तो इसलिए जो होता है कि ये त्रुटिपूर्ण लक्षण को बाहर नहीं कर पाते, जो इनके अंदर त्रुटि बीमारी है वही बीमारी दे देते हैं अपने संतति को। ठीक दोस्तों, तो ये हानि होती है, इनकी उपज भी कम होती है। अगर इनकी पैदावार, अगर स्वपरागण, मान लीजिए स्वपरागण करने वाले पुष्प की जो उपज होती है वो भी उपज भी कम होती है, और पर परागण की अपेक्षा इन पादपों में जो होते हैं क्या कहते हैं, इनकी उपज कम होती है। ठीक दोस्तों, हमने स्वपरागण के हमने पढ़ लिया विस्तार से। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण को दो भागों में बांटा। समयुग्म की सजातीय पुष्पों में स्वपरागण के लिए क्या विशेषताएं होती हैं, स्वपरागण का महत्व क्या होता है, स्वपरागण की हानि क्या होते हैं। ठीक दोस्तों, हमने पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं दोस्तों पर परागण। हम अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1990 में आया हुआ है, जब नीट नहीं था, जब IMT था, तब क्वेश्चन आया हुआ है इससे संबंधित। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं, इसी से रिलेटेड है जो आज हमने पढ़ाया। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि परागण होता है, परागण होता है, आपको ऑप्शन दे दिया जा रहा है, अनावृत बीजी तथा ब्रायोफाइटा में। दूसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म में। तीसरा है अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी पादपों में। ठीक दोस्तों, चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा तथा शैवाल में। ठीक दोस्तों, आप इसको पढ़िए और आप इसको बताइए इसमें कौन सही होगा। परागण होता है किन पौधों में परागण होगा, अभी समझिए, क्योंकि क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं कि पादप जगत जो होते हैं 5 प्रकार में बांटा गया है ना। पादप जगत को किसके में, शैवाल में बांटा गया है, ब्रायोफाइटा में बांटा गया है, टेरिडोफाइटा में बांटा गया है, एंजियोस्पर्म में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म में बांटा गया है। तो किस प्लांट से परागण क्रिया होगी, परागण क्रिया किस पादप के किस समूह से परागण क्रिया होने लगती है, आपको इसको बताना है इस क्वेश्चन में। तो आप बताइए, अनावृत बीजी तथा ब्रायोफाइटा शुरू होगा कि टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म से शुरू होगा, कि अनावृत तथा आवृत बीजी पादपों से शुरू होगा, कि ब्रायोफाइट तथा शैवाल से शुरू होगा। आप बताइए, हम आशा करता हूँ आपको पता होगा। हम बता देते हैं दोस्तों, अनावृति तथा आवृत बीजी पादपों में परागण होता है, बाकी इन सभी में परागण क्रिया नहीं होती है। परागण संबंधित क्वेश्चन ऐसे आया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ही
पुष्प के परागकण का उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया कहलाती है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा। पहला है परागण, दूसरा है ऑटोगैमी, ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है जिग्जोगैमी, और चौथा ऑप्शन है कि या क्या कहते हैं क्लिस्टोगैमी। आपको कौन सही है? अभी हमने पढ़ा था स्वपरागण दो प्रकार से होते हैं। एक स्वपरागण को हम दो बांटे में, एक स्वयुग्मक, एक सजातीय पुष्पों में युग्मक। तो स्वयुग्मक क्या होता है? एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पहुँचते हैं। और सजातीय पुष्पी क्या होता है? हाँ, यही होता है कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं? सजातीय पुष्पों में परागण। देखिए सजातीय पुष्पों परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिग्जोगैमी। तो ऑप्शन क्या होगा सही? ए होगा। ठीक दोस्तों, अब हम स्वपरागण देख लिए, अब हम देखते हैं पर परागण। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं पर परागण। आज हमको इस वीडियो में परागण की पूरी क्या कहते हैं संबंधित पूरी टॉपिक आज हमको परागण को ख़त्म करना है। ठीक, देखिए दोस्तों, अब हमें पढ़ना है पर परागण कैसे होता है। तो पर परागण दोस्तों कैसे होता है? जब एक पौधे के परागकण उसी जात के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। कैसे? आपने नहीं समझा, हम समझाते हैं। मान लीजिए एक पौधा ए है, एक पौधा ए है, दोनों पौधा अलग हैं। इसका पुष्प यहाँ है, इस पुष्प के परागकण यहाँ है। तो इस पुष्प के परागकण उसी जात के, मान लीजिए इसी जात का एक छोटा पादप यहाँ है, एक इसका परागकण निखर कर इस पौधे के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहा है। ठीक है, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहा है। तो यह प्रक्रिया जो हो रही है पर परागण। यही लिखा है कि जब एक पौधे के परागकण इसी जात के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लिए पर परागण किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं पुष्पों में वे पादप जो पर परागण करते हैं, उन पादपों में क्या क्या अनुकूल कौन कौन से गुण पाए जाए उस पादप में कि उस पादप के पुष्प में पर परागण की प्रक्रिया हो। हम चलते देख लेते हैं। तो पर परागण होने के लिए अनुकूलन क्या क्या होनी चाहिए, एडेप्टेशन क्या क्या होनी चाहिए, हम देख लेते हैं। तो एक लिंगी, सर्वप्रथम उस पुष्प जो वह पादप जिसमें पर परागण की प्रक्रिया हो, उस पुष्प को एक लिंगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल होनी चाहिए। दूसरी बात,
मान लीजिए कोई पादप दो लिंगी है, दो लिंगी पुष्पों में भी पर परागण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि मान लीजिए क्या, लेकिन कंडीशन होती है कि उसमें जो होते हैं दोनों भाग जो होते हैं भिन्न कालपक्वता, उसमें आप पर स्वपरागण में देखे थे कि दोनों समान समय परिपक्व होते तो स्वपरागण हो जाता था। लेकिन यदि दो लिंगी पुष्प हैं लेकिन वो दोनों अलग अलग समय में परिपक्व हो रहे हैं, जब नर भाग परिपक्व होता है तो मादा भाग छोटा रहता है, तो वहाँ पर तो हो गए, तो नर भाग परिपक्व होकर किसी दूसरे पौधे के प्रजाति के चाहे पर परागण प्रक्रिया कर लेता है। तो इसलिए जो होता है दो लिंगी वाले में भिन्न काल पक्वता, यदि पुष्प दो लिंगी है लेकिन उनमें जो होता है दोनों भाग भिन्न भिन्न अलग अलग समय पे परिपक्व हो रहे हैं, तो ऐसे पुष्पों में भी पर परागण प्रक्रिया होती है। तो यदि पुष्प में नर भाग पहले परिपक्व होता है तो उसे पूर्ण पूर्वता कहते हैं, प्रोटो एंड्रस कहते हैं इंग्लिश में। जैसे सैल्विया में जो होता है पहले नर भाग जो होता है परिपक्व होता है, ठीक है। और यदि स्त्री पूर्णता मतलब यदि स्त्री भाग मतलब पहले वर्तिकाग्र मतलब पहले अंडाशय परिपक्व होता है, ओवरी स्त्री भाग पहले परिपक्व होता है, उसे प्रोटोगैमी कहते हैं, ठीक दोस्तों। जैसे ब्रेसिकेसी तरह रोजेसी सरसों वाले पादपों में तथा जो होते हैं गुलाब वाले पादपों में जो होता है ये जो होते हैं इसमें स्त्री नर मादा भाग पहले परिपक्व होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए पर परागण होने के लिए? तीसरी कंडीशन यह होनी चाहिए कि पर परागण की वह पुष्प जो होता है स्टेबिलिटी हो, मतलब स्वबंधता हो। उस पुष्प में स्वबंधता मतलब सेल्फ स्टेबिलिटी हो, मतलब उसके मान लीजिए वह दो लिंगी फिर भी हो लेकिन उसके मतलब आनुवंशिक बाधा के कारण उसके परागकण जो होते हैं उसके वर्तिकाग्र पर ना पहुंच पाए, आनुवंशिक बाधा के कारण। तो ऐसे पुष्पों में भी पर परागण की प्रक्रिया होती है, ठीक है दोस्तों। चौथा क्या, हार्कोगैमी मतलब वह होता है जो दोस्तों जैसे में आनुवंशिक बाधा के कारण यदि प्राकृतिक बाधा के कारण उसके परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर न पहुँच पाए तो इसी ऐसे कंडीशन में भी पर परागण होता है, ठीक दोस्तों। तो तीन कंडीशन पर परागण के लिए एडेप्टेशन के लिए ज़रूर होते हैं। इनमें से किसी दो अगर लक्षण अगर सेम किसी पुष्प में मतलब देखे जाएंगे तो वह पुष्प जो होता है पर परागण करेगा, ठीक दोस्तों। हमने एडेप्टेशन देख लिया, अब हम देख लेते हैं पर परागण के लाभ क्या होते हैं। जैसे हमने स्वपरागण के लाभ देखे थे तो उसे देख लेते हैं पर परागण के लाभ क्या क्या होते हैं। तो पर परागण के लाभ में दोस्तों हम देखते हैं कि पर परागण करने वाले पौधे की उपज जो होती है बहुत अधिक होती है। देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, आप गेहूँ बोते हैं गेहूँ पर परागण होता है, धान बोते हैं धान पर परागण होता है। तो पर परागण करने वाले पादपों में जो होता है वो जो होते हैं क्या कहते हैं उनकी उपज अधिक होती है। पर परागण मतलब हाइब्रिड आप कह सकते हैं, हाइब्रिड बनते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन आप सुने, हाइब्रिड जाति आते हैं ना। हाइब्रिड किससे उत्पन्न होते हैं? हाइब्रिड जो बीज होते हैं वो पर परागण की प्रक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। आपको बता दिया जा रहा है कि हाइब्रिड बीज जितने बनाए जाते हैं वह पर परागण की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। वह पर परागण कृत्रिम पर परागण हो या प्राकृतिक पर परागण हो, वह तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे बनाते हैं, ठीक दोस्तों। तो लाभ क्या होता है, इनकी उपज अधिक होती है पर परागण करने वाले पौधे में, और एक खराब लक्षण बाहर चले जाते हैं। क्योंकि यदि किसी पुष्पों में अगर बुरे लक्षण हैं तो उस पादप के उस पुष्प के आधे लक्षण के संतति में जाएंगे, पूरे लक्षण नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए वह लक्षण वह जीन चला गया जिनमें उसके लक्षण उसके वो वाले रोग नहीं थे तो उसकी संतति बच जाएगी उस रोग से। तो इसीलिए पर परागण करने वाले में उनके खराब लक्षण बाहर चले जाते हैं, लेकिन स्वपरागण में तो वही जो है वही लक्षण उठा के दे देते हैं अपने संतति में कि ये खजाना है पूर्वजों को, इस खजानों को संभाल कर रखिए। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें जो होता है खराब लक्षण को बाहर कर दिया जाता है, ठीक दोस्तों। इसमें संकर जातियों का निर्माण होता है। ये हाइब्रिड हमने बताया ना कि पर परागण द्वारा हाइब्रिड संकर जातियों का निर्माण होता है। और इस पर परागण से उत्पन्न जो होते हैं पौधे जो होते हैं इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, इनमें रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता इनमें अधिक होती है, ठीक दोस्तों। हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं पर परागण की हानि भी कुछ होंगे। हाँ है, पर परागण की हानि के लिए दोस्तों क्या होगा, पर परागण में हानि जो होते हैं पराग कणों की बर्बादी इसमें सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि पुष्पों इसमें एक पुष्प हो जाता था, उसके लिए पराग कण को यहाँ से यहाँ तक चल के आना पड़ेगा। चलने के लिए पादपों में जो होते हैं किसकी माध्यम की आवश्यकता होगी पराग कण को यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि पराग कण के पास पैर तो है नहीं,
कि वह चले जाएगा। तो परागकण को आने के लिए जैविक तथा अजैविक माध्यम हो सकते हैं। जैविक में मतलब जैविक में मानव द्वारा आ सकते हैं। मानव जब अपने खेत में हिलता है तो उसके मतलब कपड़ों में परागकण लग कर दूसरे पुष्प में पहुँचते हैं, उसके कपड़ों से वहाँ पहुँच जाता है। या आप देख ले अजैविक में किसी जानवर द्वारा जा सकता है, पक्षी द्वारा जा सकता है, कीट द्वारा जा सकता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में किस माध्यम द्वारा जाता है। ठीक दोस्तों, और अजैविक में वायु द्वारा जा सकता है और जल द्वारा जा सकता है। ठीक दोस्तों, अजैविक कारक घटक भी हो सकते हैं यहाँ तक उसको लाने में परागकण को। ठीक है, तो परागण की बर्बादी अधिक होती है। और मान लीजिए 1 लाख परागकण निकले तो एक लाख परागकण में तो 90, 80, 95 हज़ार परागकण नष्ट हो जाएंगे रास्ते में, हवा में, पता नहीं उस पुष्प के पास पहुंच पाएंगे ना पहुंच पाए। तो ऐसे लिए परागकणों की बर्बादी बहुत होती है इसमें। दूसरी बात है अवांछित लक्षण आ जाते हैं, मतलब इसमें किसी व्यक्ति को लक्षण की आवश्यकता नहीं है फिर भी वो लक्षण उसके पास ज़बरदस्ती दे देते हैं। पर परागण में लक्षण को ज़बरदस्ती उसके अंदर दे दिया जाता है कि जा दे फिरिक देन लक्षण को जीवन धरे रहो। ठीक दोस्तों, तो इसमें अवांछित लक्षण मतलब जिस लक्षण की आवश्यकता नहीं होती वह भी लक्षण भी आ जाते हैं पर परागण में। तीसरी बात है तीसरी हानि ये होती है कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। यदि वहाँ से परागकण नहीं आया तो इनके पास परागण क्रिया नहीं होगी, निषेचन नहीं होगा, तो ये दूसरों पर निर्भर करते हैं। ऐसे लगते रहते हैं कि कब हमारे परागकण आए, कब परागकण आए तो हम निषेचन करें। तो ऐसे होती है। ठीक है, तो ये इनकी हानि होती है। ठीक दोस्तों, तो आज हमने परागण देखा। परागण साथ साथ परागण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण में कौन कौन से आते हैं, परपरागण में कौन कौन से आते हैं। स्वपरागण के हमने देखा किन किन पादपों में स्वपरागण पाया जाएगा और किन किन पादपों में उसकी अनुकूलता क्या होती है, स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं, स्वपरागण के हानि क्या होते हैं। साथ साथ हमने देखा कि परपरागण के लाभ क्या होते हैं, परपरागण के हानि क्या होते हैं। ठीक दोस्तों।